नमस्कार। उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुधीर वर्मा और आप सभी को पता है कि अभी हाल में एडीईओ की वैकेंसी आने वाली है। इससे रिलेटेड एक वीडियो रवि सर के द्वारा जारी किया गया था जिसमें उन्होंने सिलेबस पर चर्चा की थी। इस वीडियो के अंतर्गत हम सामान्य हिंदी के सिलेबस को देखेंगे कि कौन कौन सा सेक्शन आपको टारगेट करके चलना चाहिए, और इसके साथ ही हम 2017 एडीईओ का जो एग्जाम हुआ था उसके पेपर के जो क्वेश्चन आए थे हिंदी के, उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सिलेबस की अगर बात करें तो सिलेबस आपको पता होगा कि 150 अंक का प्रश्न पत्र है। ये टोटल कुल 150 अंक का प्रश्न पत्र है जो कि 5 सेक्शन में बटा हुआ है। हर सेक्शन जो है वो 30 अंक का निर्धारित किया गया है। इसमें से जो 5वां पार्ट है, भाग 5, ये आपको मिलेगा सामान्य हिंदी का। और सामान्य हिंदी के सिलेबस को अगर देखेंगे तो काफी शॉर्ट एंड स्वीट सिलेबस इसका निर्धारित किया गया है, जिसमें आप वर्ण विचार से प्रारंभ करेंगे और अंत में मुहावरे और लोकोक्तियां, ठीक है, अपठित गद्यांश भी दिया हुआ है। लेकिन हमको पता है कि ऑब्जेक्टिव जो पैटर्न होता है वहां पर अपठित गद्यांश का उतना ज्यादा रोल नहीं होता है। ठीक, तो यहां तक का सिलेबस आपको अपनी तैयारी में कवर करना है। आपने इस एग्जाम से रिलेटेड रणनीति बनाना प्रारंभ भी कर दिया होगा, और इसी रणनीति को सार्थक स्वरूप प्रदान करने के लिए हमने एक बैच प्रारंभ करने का निर्णय लिया है, जो कि प्रारंभ होने वाला है 12 मई से, यानी कल से ये बैच जो है ये प्रारंभ हो जाएगा। ये क्लास पूर्णतः ऑनलाइन होंगी और 5 भाग जो हैं एडीओ एग्जाम के, वो सारे पार्ट इसमें कवर किए जाएंगे। तो अपनी तैयारी को निश्चित रूप प्रदान करने के लिए आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। तो वापस आते हैं सिलेबस पर। सिलेबस में आप देखेंगे तो पहला पार्ट जो है, देखिए हिंदी का सिलेबस जो है उसको 6 भागों में बांटा गया है। इकाई 1, इकाई 2 और इस तरह से इकाई 6 तक इसको बांटा गया है। इकाई 1 में आपको मिलेगा वर्ण विचार, यानी आपको पूर्णतः क्या पढ़ना है, वर्णमाला पढ़ना है। इसके अलावा इसी में वर्तनी, लिंग, वचन, ठीक, और संधि के तीनों प्रकारों को लिखा गया है। तो काफी छोटा टॉपिक है, और ये जो टॉपिक है यहां से क्वेश्चन अमूमन हर बार पूछे जाते हैं। और हिंदी का एग्जाम यानी अगर किसी सिलेबस में हिंदी का टॉपिक अगर है तो मान के चलिए कि ये जो टॉपिक है वो हर एग्जाम के सिलेबस में होता ही है। दूसरा टॉपिक आप देखेंगे शब्द विचार। शब्द विचार में आपको शब्द रूप और शब्द रचनाएं, स्रोत के आधार पर शब्दों के वर्ग यानी तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और अनेकार्थी शब्द, ये आपके इकाई 2 के अंतर्गत रखा गया है। इकाई 3 में जब आप आएंगे तो शब्द रचना के अंतर्गत उपसर्ग, प्रत्यय, समास, अनेक शब्दों या वाक्यांश के लिए एक शब्द, इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। अगला है पद व पद भेद। इसके अंतर्गत संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, कारक चिन्ह, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, यानी अर्थ के आधार पर जो शब्द के 8 प्रकार होते हैं उसमें से केवल 4 प्रकार को आपको पढ़ना है। ठीक, इसके बाद वाक्य परिचय। वाक्य परिचय में वाक्य के अंग, वाक्य के भेद और पद क्रम, यानी यहां पर आपका क्वेश्चन बोल सकते हैं कि वाक्य शुद्धि से आ सकता है और वाक्य के प्रकार से आ सकता है। ये 2 टॉपिक यहां से बनते हैं। ठीक, अगला है रचना। तो रचना के अंतर्गत आपको बोला है मुहावरे तथा लोकोक्तियां और अपठित गद्यांश। ठीक, तो मुहावरे एवं लोकोक्तियों से भी प्रश्न, खासकर यहां जो लोकोक्तियां और मुहावरे हैं वो छत्तीसगढ़ी वाले सेक्शन से उठा करके पूछ देता है। ठीक है, तो उसको भी हमको साथ में लेकर के पढ़ना होगा, क्योंकि अगर केवल हिंदी का हम पढ़ के जाएंगे तो संभावना है कि वहां पर अगर छत्तीसगढ़ी का क्वेश्चन देगा तो शायद आपसे ना बने। तो हम क्या करेंगे, इसमें छत्तीसगढ़ी के जो शब्द हैं
यानी मुहावरे और लोकोक्तियां, उनको भी शामिल करते हुए चलेंगे। चलिए, तो अब आते हैं वर्ष 2017 के जो एग्जाम हुआ था। ठीक है, ये सिलेबस भी देखिए 2017 का सिलेबस था, तो आशा तो यही करते हैं कि इसके सिलेबस में कोई फेरबदल नहीं किया जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। वर्ष 2017 में जो पूछे गए थे हिंदी वाले सेक्शन से, पहला क्वेश्चन था निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नीचे किस वाक्य में हुआ है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि निजवाचक सर्वनाम क्या होता है। निजवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम होता है जो कर्ता या संज्ञा की पुनरुक्ति करता है। जैसे मैं स्वयं ही खा लूंगा, मैं स्वयं ही खा लूंगा। तो यहां पर जब बोला जा रहा है मैं, तो मैं कर्ता के भाव को स्पष्ट करता है, करता है ये मैं। इसके बाद ये जो स्वयं शब्द है वो इस कर्ता का रिपीटेशन कर रहा है कि नहीं, बिल्कुल रिपीट कर रहा है, मैं स्वयं ही खा लूंगा। तो यहां पर स्वयं शब्द जो है ये क्या कहलाएगा, निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। ठीक, तो ऑप्शन से आपको इस क्वेश्चन को आपको ऑप्शन से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, जैसे अपनों से क्या छिपाना, तो यहां पर अपनों शब्द है क्या निजवाचक सर्वनाम, नहीं है। भगवान मुझे अपना ले, यहां पर मुझे या भगवान या अपना, ये कोई भी शब्द जो है निजवाचक सर्वनाम नहीं है, क्योंकि इसमें से कोई भी कर्ता की पुनरुक्ति करता हुआ प्रतीत नहीं होता है। ठीक, अब देखिए मैं आप ही चला आता, यहां पर आप ही शब्द मैं शब्द को रिपीट कर रहा है कि नहीं, बिल्कुल कर रहा है। तो यहां पर आप ही शब्द क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो यहां पर आपको प्रश्न में क्या पूछा है कि निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नीचे किस वाक्य में हुआ है, तो किस वाक्य में हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए विशेषण के जब आप प्रकार पढ़ते हैं तो विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, एक होता है गुणवाचक विशेषण, एक होता है संख्यावाचक विशेषण, एक होता है परिमाणवाचक विशेषण, और एक होता है आपका सार्वनामिक विशेषण। इसमें से संख्यावाचक सर्वनाम के पुनः 5 प्रकार होते हैं। गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, है ना, इस प्रकार से 5 प्रकार होते हैं संख्यावाचक विशेषण के। ठीक, तो यहां पर आंसर में ऑप्शन में आपको क्या दिख गया, 5 ऑप्शन में दिया हुआ है। ये 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो देखिए सबसे पहले गणनावाचक आएगा, फिर क्रमवाचक आता है, फिर आवृत्तिवाचक आता है, फिर संग्रहवाचक आता है, और अंत में समुदायवाचक आता है। तो ये 5 प्रकार होते हैं किसके, संख्यावाचक विशेषण के। ठीक, तो आपको ऑप्शन में क्या पूछा है, संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन को आप एकदम ध्यान से पढ़िएगा। अगर आपने गलती से इस क्वेश्चन को ऐसा पढ़ लिया कि विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, तो वहां पर आपका आंसर आएगा 4, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है, और लगाओगे तो गलत हो जाएगा। आपको पूछा किसका है, संख्यावाचक विशेषण का। ठीक, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है दुखी होना किस प्रकार की क्रिया का उदाहरण है। देखिए ये आएगा आपका नाम बोधक क्रिया के अंतर्गत। नाम बोधक क्रिया के अंतर्गत। क्यों नाम बोधक क्रिया, देखिए जब कोई क्रिया किसी संज्ञा अथवा विशेषण से जुड़े और जुड़ने के बाद जो क्रिया का नया स्वरूप सामने आए, उसे कहा जाता है नाम बोधक क्रिया। ठीक, विशेषण के साथ जैसे गुस्सा होना, भूख लगना, ऐसा। ठीक, संज्ञा के साथ कैसे होगा, जैसे लाठी मारना, पत्थर फेंकना,
ये क्या है, ये नाम बोधक क्रिया का उदाहरण है। तो यहां पर आप जब दुखी होना शब्द को देखेंगे तो दुखी शब्द क्या है, विशेषण है, व्यक्ति की विशेषता बता रहा है। तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा, नाम बोधक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मां ने बच्चे को बुलाया, यह किस कारक का उदाहरण है। तो यहां पर बच्चे के साथ लगा है को, ये कर्म कारक क्रिया का कर्म कारक का उदाहरण है। ठीक है, इसके बारे में बहुत डिटेल में नहीं जाते हैं, ये आपको क्लास में मैं पढ़ाऊंगा। ठीक, आगे देखते हैं। जीवन में वाक्य का क्या महत्व है। तो देखिए ऑप्शन दिया है, अपनी विद्वता का परिचय देने के लिए, दूसरा है अन्य से अपने को अलग करने के लिए, और तीसरा है अपने भावों की अभिव्यक्ति करने के लिए। तो इसका सही आंसर होगा, अपने भावों की अभिव्यक्ति करने के लिए हमको किसकी आवश्यकता पड़ती है, वाक्यों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, आसान सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए आपको तैयार रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जाम में जो बेसिक चीजें होती है वहां से लाइन उठा करके आपको पूछता है। ठीक, जैसे भाषा की लघुत्तम इकाई क्या होती है, ध्वनि की लघुत्तम इकाई क्या होती है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछता है, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना होगा। चलिए, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं, 8 भेद, जिसमें से 4 जो होते हैं वो विकारी होते हैं और 4 जो होते हैं वो अविकारी होते हैं। 4 विकारी कौन कौन से होते हैं, तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चारों जो होते हैं वो विकारी होते हैं। अविकारी होते हैं 4, कौन कौन से, एक होता है क्रिया विशेषण, एक होता है संबंधवाचक, एक होता है समुच्चयवाचक, और अंतिम होता है विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक। तो ये 8 प्रकार होते हैं, जिनमें से 4 विकारी होते हैं। विकारी बोलने का मतलब जिन पर लिंग, वचन और कारक का प्रभाव पड़े वो शब्द क्या कहलाते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। और जिन शब्दों पर लिंग, वचन या कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है वो क्या कहलाते हैं, अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो अविकारी शब्द में कौन कौन आते हैं, ये चारों, और विकारी शब्दों के अंतर्गत कौन आते हैं, ये चारों। ठीक, तो यहां से स्पष्ट है अर्थ की दृष्टि से कितने प्रकार होते हैं, 8 प्रकार होते हैं। अगला क्वेश्चन, वाक्य में पदक्रम का सबसे साधारण नियम क्या है। पदक्रम का सबसे साधारण नियम होता है कर्ता, कर्म, फिर क्रिया। जैसे राम ने आम खाया। ठीक, तो राम यहां पर कौन है, राम यहां पर कर्ता है। ये सरलतम रूप है वाक्य का, है ना, ये सरलतम रूप है। राम ने, तो राम क्या है, कर्ता है। आम पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि इस वाक्य में राम के द्वारा आम खाया जा रहा है, इसीलिए आम क्या है, कर्म हो जाएगा। और क्रिया यहां पर है खाना, क्रिया यहां पर क्या है, खाना। ठीक, तो ये सबसे सरलतम रूप होता है हिंदी में वाक्यों का। क्या होता है, कर्ता, फिर कर्म और फिर क्रिया। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा मिश्र वाक्य है। 3 प्रकार के वाक्य होते हैं रचना के आधार पर, आपको पता होगा। सरल वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य होता है और मिश्र वाक्य होता है। तो आपको पूछा है कौन सा मिश्र वाक्य है। तो देखिए, सरल वाक्य जो होते हैं वो सरलतम रूप में होते हैं। राम आम खाता है, राम रायपुर जाता है, इस प्रकार के वाक्य इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरा, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें एक साधारण वाक्य होगा और दूसरा उस पर आश्रित वाक्य होगा। ठीक है, और दोनों के बीच में जो चिन्ह लगा होगा वो लगा होता है और, एवं, तथा,
किंतु, परंतु, है ना, इस प्रकार के जो चिन्ह लगे होते हैं वो सीधे बताते हैं आपको क्या, वो संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। बशर्ते ये चिन्ह वाक्यों के बीच में लगे होने चाहिए, संज्ञाओं के बीच में नहीं। ठीक है। अब देखिए तीसरा जो प्रकार होता है वो मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य की पहचान क्या होती है? एक वाक्य दूसरे पर आश्रित होगा, दो वाक्य होंगे, यहां पर भी मिश्र वाक्य में दो सरल वाक्य भी हो सकते हैं वो, या एक सरल वाक्य एक संयुक्त वाक्य भी हो सकता है, लेकिन एक वाक्य जो है वो दूसरे पर क्या होगा? डिपेंड होगा, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक, जैसे, और इन दोनों के बीच में चिन्ह जो लगा होता है वो या तो लगा होगा अल्प विराम का वाक्यों के बीच में, या लगा होगा किसका? कि, ताकि, क्योंकि। इस प्रकार के जो चिन्ह हैं ये लगने पर दूसरा वाक्य जो है वो स्वतः पहले वाक्य पर आश्रित बन जाता है। ठीक, वह कमाता है ताकि खा सके, तो उसका खाना निर्भर कर रहा है किस पर? उसके कमाने पर। तो ये निर्भरता को दिखाने लग जाता है जब ये चिन्ह लगते हैं तो। ठीक, तो सभी ने महाप्रतापी राजा भोज का नाम सुना है, ये तो सरल वाक्य का उदाहरण है। ये तो सरल वाक्य है क्योंकि आपको दोनों वाक्य के बीच में किसी भी प्रकार का चिन्ह तो दिख ही नहीं रहा है, तो ये क्या है? सरल वाक्य है। दूसरा देखिए, वह कौन सा मनुष्य है, ये देखो चिन्ह, जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम न सुना हो। तो पहला वाक्य पर निर्भर है कौन? ये दूसरा वाक्य। इसीलिए यहां पर जो वाक्य होगा वो कैसा होगा? मिश्र वाक्य होगा। तीसरा वाक्य देखिए, महाप्रतापी राजा भोज का नाम किसने नहीं सुना, ये भी किसका उदाहरण है? सरल वाक्य का उदाहरण है। तो यहां से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है घड़ों पानी पड़ जाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? घड़ों पानी पड़ जाना का मतलब होता है लज्जित हो जाना, शर्मिंदा हो जाना। ठीक, स्नान करना, परेशान होना, अत्यंत लज्जित होना, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बांसों उछलना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? किसी व्यक्ति का, देखो ये जो बांसों उछलना है इसको बोल सकते हैं बांछे खिलना, समान रूप से प्रयोग होने वाले मुहावरे हैं। अत्यधिक प्रसन्न होना, बहुत प्रसन्न हो जाना। ठीक, तो इसमें क्या लिखा है? नीचे से ऊपर चढ़ना, बहुत खुशी होना, बिल्कुल यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, गुरु नानक। ठीक है, गुरु नानक का वाक्य है ये। क्या बोलते हैं? जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, जिन्होंने ढूंढा है उन्हीं को मिलता है। कौन? ईश्वर, यानी जो मेहनत करेगा उसी को फल की प्राप्ति होगी। कहना है किसका? गुरु नानक जी का। तो इसका आंसर क्या होगा? पानी में गोता लगाना नहीं, पानी में डूबना भी नहीं होगा, परिश्रम का फल अवश्य मिलता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आगे नाथ न पीछे पगहा, कहावत का सही अर्थ क्या होता है? आगे नाथ न पीछे पगहा बोलने का मतलब होता है ना तो किसी प्रकार की जिम्मेदारी होना, किसी भी प्रकार का उत्तरदायित्व जब किसी व्यक्ति पर नहीं होता है तब बोला जाता है क्या? आगे नाथ न पीछे पगहा। ना तो आगे उसके माता पिता है जिम्मेदारी के रूप में, ना उसके आने वाली पीढ़ी है, तो उस व्यक्ति को क्या बोला जाता है? आगे नाथ न पीछे पगहा। ठीक, तो काम करने पर उतारू होना नहीं, एक काम से दूसरा काम होना, अपनी बुराई ना देखना, किसी तरह की जिम्मेदारी ना होना, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वास्तविक मूल्य से अधिक लिए जाने वाले शुल्क के लिए सही शब्द कौन सा है? आपको पता होगा इसको क्या बोला जाता है? अधिभार बोला जाता है या अधिशुल्क बोला जाता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अच्छे से पढ़िएगा, यहां से क्वेश्चन आएंगे ही। ठीक है, क्या बोलते हैं? अधिशुल्क। अगला, निम्नलिखित में मूल स्वर के समूह को चिन्हित कीजिए। 4 मूल स्वर होते हैं, आपको पता होगा, है ना? एक होता है आ, छोटी ई, छोटा उ और री।
ये 4 क्या होते हैं? मूल स्वर होते हैं। तो देखो आ ई ए नहीं है, ई उ ओ नहीं है, आ ई उ, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्तनी का संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन है भाषागत ध्वनियों के उच्चारण से, वाक्य संरचना से, कारक रचना से, संधि से। तो देखिए वर्तनी का जो संबंध होता है वो ध्वनियों के उच्चारण से होता है, ठीक है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जैसे मैं एक चिन्ह लिखता हूं यहां पर, ये क्यों लिखा? और इसका उच्चारण एक विशेष प्रकार की ध्वनि ही तो है, इसीलिए जो वर्तनी है या जो वर्ण है वो क्या है? वो ध्वनि से ही जुड़ा होता है। जब मैं इस प्रकार के चिन्ह देखता हूं तो मेरे मुंह से स्वतः निकल जाता है, क्या लिखा है पूछेगा तो अ लिखा है। अगर इस प्रकार का चिन्ह लिखा हुआ है और कोई मुझसे पूछे कि ये क्या लिखा है तो मैं बताऊंगा ई लिखा है। ऐसा लिखा है, कोई पूछे क्या लिखा है तो मैं बताऊंगा उसको रे लिखा है भाई, ठीक। तो ध्वनियों से संबंध होता है वर्तनी का और वर्ण का, याद रखिएगा। और भाषा की सबसे छोटी इकाई भी कौन होती है? ध्वनि होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। अगला, दही शब्द का लिंग क्या है? दही शब्द पुल्लिंग शब्द होता है, ठीक है। पिछली वीडियो जब मैं लिंग वाली क्लास, जब फूड इंस्पेक्टर के लिए आपको बना रहा था वीडियो, या पटवारी के लिए शायद, तब वहां पर मैंने आपको बताया था इस प्रकार के शब्दों में आपको लिंग का निर्धारण कैसे करना है। तो अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो बिल्कुल जा करके देखिएगा। देखो अगर एडीओ की तैयारी कर रहे हैं तो 2 वीडियो पर बहुत ज्यादा फोकस करो। एक लैंग्वेज वाले जो मैंने आपको फूड इंस्पेक्टर वाले में पढ़ाया है, और दूसरा जो रवि सर ने बनाया है एक सिलेबस का वीडियो, है ना। रवि सर ने जो सिलेबस का वीडियो बनाया, क्योंकि सिलेबस से ही आपकी आगे की रणनीति तैयार करनी है। सिलेबस के बाहर से क्वेश्चन नहीं आने हैं, और अगर आते भी हैं तो भाई सबके लिए बाहर से ही होगा, किसी के लिए कोई पढ़ के तो नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये 2 वीडियो को जाकर के बिल्कुल देखिएगा आप। चलिए, प्राण और अक्षत इन दोनों शब्दों का किन दोनों शब्दों को किस वचन के अंतर्गत रखते हैं? तो देखिए हिंदी में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको हमेशा ही किस में प्रयोग किया जाता है? हमेशा प्रयोग किया जाता है बहुवचन में। जैसे प्राण, अक्षत, केश, दुख, भावना, अश्रु, इस प्रकार के जो शब्द हैं वो हमेशा किस में प्रयोग होते हैं? बहुवचन में होते हैं। अगला क्वेश्चन, निषिद्ध का सही संधि विच्छेद क्या होगा? विसर्ग संधि का उदाहरण है, क्या होता है? निह धन सिद्ध। विसर्ग संधि में एक नियम है जिसमें यह बोला जाता है कि यदि विसर्ग के पहले अ या आ के बाद यदि स हो तो ये स बदल जाता है किसमें? षटकोण के श में, और इस विसर्ग का लोप हो जाता है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो न धन ई धन विसर्ग धन स धन छोटी ई धन ध, ऐसा लिख सकते हैं इसको। तो विसर्ग के पहले कौन है? ई है, यानी आ के अलावा दूसरा स्वर है, और विसर्ग के बाद कौन है? स है। तो इस स्थिति में विसर्ग का लोप हो जाएगा और स बदल जाएगा षटकोण के श में। अब ये ई इस पे नहीं लगेगा, इसका कहानी खत्म। किस पे जुड़ेगा? ये षटकोण के श पे। क्या बन जाएगा? शी। ऐसा ना और ई वापस मिल गए नी, और इधर क्या बचा? ध। शब्द क्या बन गया? निषिद्ध। ठीक, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रचना के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? रचना के आधार पर शब्द के प्रकार, ठीक है। देखिए अर्थ के आधार पर मैंने बताया 8 प्रकार, रचना के आधार पर शब्द के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक होता है रूढ़ शब्द,
एक होता है यौगिक शब्द और तीसरा होता है योग रूढ़ शब्द। ये तीन प्रकार के शब्द होते हैं रचना के आधार पर। ठीक, क्लास में आपको डिटेल में बताऊंगा रूढ़ शब्द क्या होते हैं, कैसे पहचानोगे, यौगिक शब्द क्या होते हैं, इसको कैसे पहचानते हैं, और योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं और इनकी पहचान क्या है। इन सबको हम क्लास में डिटेल से चर्चा करेंगे। अगला है हिंदी में प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के उपसर्गों की संख्या कितनी है। आपको पता होगा कि हिंदी में अलग अलग भाषाओं के उपसर्ग जो है वो शामिल हैं। जैसे अरबी फारसी के भी उपसर्ग मिल जाएंगे आपको, संस्कृत के भी उपसर्ग मिल जाएंगे, अंग्रेजी के भी उपसर्ग मिल जाएंगे, है ना। तो आपको पूछ रहा है कि संस्कृत के कितने उपसर्ग हैं, तो संस्कृत के उपसर्गों की संख्या होती है 19। याद रखिएगा, एकदम फैक्चुअल चीज है। अगला, कालीन शब्द किस भाषा का है ना। कालीन किस भाषा का शब्द है। कालीन आपको पता होगा चटाई जैसा रहता है, ऐसा अलादीन वाली कहानियों में आपने देखा होगा, है ना। ऐसा इधर किनारे में ऐसे इसी के ऊपर ऐसे बैठ के अलादीन क्या करता था, उड़ता था, देखा होगा आपने कालीन। ठीक है, तो कालीन शब्द देखो, इसको याद कैसे करना, ये जो कहानियां हैं वो कहां से जुड़ी हैं, अरब से जुड़ी हैं। ठीक है, अरेबियन नाइट्स आपने सुना होगा कहानी में। ठीक है, अलादीन की कहानी, जैस्मिन उसमें राजकुमारी रहती है, उसकी प्रेमिका। ठीक है, तो अरब की कहानी है, तो जाहिर सी बात है ये शब्द भी वहीं से आया होगा। कौन सी भाषा का है ये, अरबी भाषा का है। चलिए अगला, पर्यायवाची शब्द को क्या कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ना। आपको पर्यायवाची नहीं पूछा है, क्या बोला है कि पर्यायवाची शब्द को और क्या बोलते हैं। ऑप्शन है एकार्थक शब्द, युग्म शब्द, प्रति शब्द या उपयुक्त सभी। तो याद रखिएगा पर्यायवाची शब्दों को कहा जाता है प्रति शब्द, है ना। युग्म शब्द समानार्थी समुच्चारित भिन्नार्थक शब्दों को कहा जाता है। समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द जो होते हैं उनको कहा जाता है युग्म शब्द। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से हरकत का अनेकार्थी शब्द क्या क्या है। हरकत शब्द, तो ऑप्शन देखिए, सेहत और छुटकारा ये नहीं है, दंड और सजा ये भी नहीं है, नतीजा और फल ये भी नहीं है, गति और चेष्टा, हाँ बिल्कुल, गति या चेष्टा को हम क्या बोलते हैं, हरकत। ठीक है, मेरी आहट पाकर ही वह हरकत में आ गया। ठीक है, तो उसमें गति उत्पन्न हो गई या उसमें चेष्टा उत्पन्न हो गई। ठीक, अगला क्वेश्चन, खुशबू शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अरबी फारसी का शब्द है खुशबू। ठीक है, उपसर्ग है इसमें खुश और मूल शब्द है बू। मैंने आपको पिछले जो क्लास ली थी, है ना, पिछली क्लास जो ली थी उसको बताया था कि जब भी उपसर्ग प्रत्यय वाले शब्द आए उसको तोड़ने का तरीका हमेशा एक सा रखना, मूल शब्द को पहचानना। मूल शब्द को अगर आप पहचान गए तो उपसर्ग और प्रत्यय पहचानने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। तो यहां पर मूल शब्द क्या है, बू है, जबकि खुश क्या है, ये उपसर्ग है भाई। बू का अर्थ क्या होता है, गंध। बोलते हैं ना कैसी बू आ रही है, अच्छा सुगंध है। ठीक है, अच्छी गंध है तो उसको खुशबू बोल देते हैं, और यही गंध बुरी अगर हो तो क्या बोल देते हो आप, बदबू। ठीक, तो यहां पर मूल शब्द अगर आपको पूछे तो क्या है, बू है, ना कि खुश। ठीक, तो आपको क्या पूछ रहा है, खुशबू शब्द में उपसर्ग क्या है, तो खुश उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन, प्रत्यय शब्द कितने शब्दों से बना है। देखो प्रत्यय शब्द जो है ये यण संधि के द्वारा बनता है। कैसे बनता है, प्रति, धन, आय। ठीक है, तो कितने शब्द हैं, 2 शब्द है, प्रति और आय। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, साल दर साल किस समास का उदाहरण है। समास से क्वेश्चन आया हुआ है आपके। साल दर साल जहां पर शब्दों की पुनरावृत्ति होती है
या जो शब्द उपसर्गों से मिलकर बने होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं? तो द्वंद्व समास के 3 प्रकार होते हैं। पहले प्रकार को कहा जाता है इतरेतर द्वंद्व, दूसरे प्रकार को कहा जाता है समाहार द्वंद्व और तीसरे प्रकार को कहा जाता है वैकल्पिक द्वंद्व। ये 3 प्रकार के द्वंद्व समास पाए जाते हैं। द्वंद्व 3 प्रकार के होते हैं। क्लास में इस पर डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक, तो द्वंद्व समास के कितने प्रकार? 3 प्रकार होते हैं। अगला क्वेश्चन, जिसका निवारण नहीं किया जा सके के लिए एक शब्द। ठीक है, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो जिसका निवारण ना किया जा सके, जो निवारण से रहित हो, उसके लिए शब्द क्या प्रयोग होता है? अनिवार्य। ये देखिए ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अनिवार्य कहा जाता है जिसका निवारण नहीं किया जा सके। जैसे आप बोलते हैं ना अनिवार्य छुट्टी, तो अनिवार्य छुट्टी का मतलब भैया ऐसा कारण है, या अनिवार्य कारण जब आप बोलते हैं तो ऐसा कारण है जिसको टाला नहीं जा सकता, जिसका निवारण नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, संज्ञा किस प्रकार का शब्द है? तो अविकारी है, विकारी है, सविकारी है, निर्विकारी है। चलो, तो इसका आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि पिछले एक स्लाइड में मैंने आपको बताया है कि कौन किसके अंतर्गत आता है। चलिए, तो इस तरीके से हमने 2017 का जो पेपर था ADEO का, उसके हिंदी के क्वेश्चन को हमने इस वीडियो में सॉल्व किया है। आपको फिर से एक बार याद दिला दूं कि अभी जो ये एग्जाम होने वाला है ADEO का, उसके लिए हम ऑनलाइन बैच लेकर के आए हैं। इसको आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कल से क्लास जो है वो प्रारंभ हो जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।